ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है द पीसीपीसी चैनल से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से सीटेट का भी या बीटेट का या अन्य कोर्स का पढ़ाई होता है, जिसमें खासकर हम जो भी कोर्स लाते हैं या जो भी स्लाइड लाते हैं वो मेनली सीटेट या नहीं तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहता है। तो अभी आप लोगों के समक्ष हम सीटेट के लिए जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को लेके आए हैं जिससे बराबर क्वेश्चन आता है। हमेशा देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो अगर देखा जाए तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आ जाता है। ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक जो विकास के सिद्धांत है इससे इस चैप्टर से बराबर क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सही ढंग से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसके आधार पर उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो चलते हैं, हमको पढ़ना क्या है सीटेट के लिए, खासकर जो जुलाई में होगा। ठीक है? सीटेट के लिए आप लोग जान रहे हैं कि हर 6 महीने में साल में यानी कि 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। इसको अगर हम पास करते हैं तभी आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो। तो पहले तो इसको पास करना पड़ेगा। तो होता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कई बार हम सीटेट में ही लटक के रह जाते हैं और बीपीएससी निकल के चला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत जो ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। इस चीज को आते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा, हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखिए, कहा गया है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें कहा गया है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है? तो देखिए, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाता है जो हिस्ट्री रिलेटेड होता है, हिस्टोरिकल होता है, वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। ये नहीं पूछता है कि कहाँ के थे, लेकिन जानना जरूरी है। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब कहता है बालकों में बौद्ध बौद्धिक का विकास किस प्रकार से होता है, यानी बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, इस चीजों के बारे में इन्होंने जानने का क्या किया है, स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। मतलब अपने चाइल्ड पर ये रिसर्च की है, अपने चाइल्ड पर ही इन्होंने क्या किया है, बुद्धि के विकास के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है? स्वयं के बच्चों पर। अब देखिए, कहा बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं को वे बड़े बारीकी से अध्ययन कराते करते रहे। मतलब ये जीन पियाजे के बारे में बताया जा रहा है कि उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए और वो अपने बच्चों को जैसे जैसे बड़े हुए उसको देखकर या उसको समझकर इन्होंने अपना विकास का सिद्धांत को दिया है। ठीक है? तो उसी का अध्ययन किया है और उसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने विकास के सिद्धांत को दिया है। ठीक है? तो इस चीज को अगर हम समझे तो देखेंगे कि इसमें और सारे बातों को संबोधित किया गया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने जो बच्चों पर रिसर्च किया, स्टडी किया, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया है, यानी जिन विचारों को दिया है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब आप यहाँ तक ये समझे कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही रिसर्च किया या अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया। जैसे जैसे उनका बच्चा बढ़ता गया, मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता गया, उन्होंने मानसिक विकास का अध्ययन किया और उसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप जान रहे हैं? अब कहता है कि इस सिद्धांत को हम इस नाम से जान रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने के तरीके से है। मतलब संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये किस चीज को सूचित करता है। तो यह यही बतलाता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं और किस तरह से सूचनाओं को एकत्र करते हैं, मीन्स जमा करते हैं। ठीक है? किस तरह से बच्चे
सीखते समझते हैं। अब कहा गया है कि इसमें अवधान में बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। मतलब इस संज्ञानात्मक विकास में क्या-क्या शामिल है? तो संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि का विकास शामिल है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा भी शामिल है, संज्ञानात्मक विकास में चिंतन भी शामिल है, जो किसी चीज को सोल्व करने के लिए कोई भी समस्या को जो सोचते विचारते हैं वो चिंतन शामिल है, स्मरण शक्ति किसी चीज को याद करते हैं, मन में बसाते हैं, बैठाते हैं, वो हो गया। और तर्क शक्ति जो होता है वो भी शामिल है। किसमें? तो संज्ञानात्मक विकास में। मतलब बालक कैसे सोचता है, कैसे ज्ञान को इकट्ठा करता है, कैसे सूचनाओं का संग्रहण करता है, किस तरह से भाषा कौशल का विकास करता है, कैसे चिंतन करता है, किस तरह से स्मरण करता है, इस चीजों को समझाया गया है। ठीक है? यानी इन्होंने अपने बच्चों पर ये सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन किया है और समझा है। तो अब कहा है जीन पियाजे की एक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इस चीज को आप समझिए, जानिए क्या है, इन्होंने क्या-क्या कहा है। तो कहा इनके अनुसार क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, एक प्रक्रिया प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या होता है? तो संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित किया है। मतलब जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। संशोधित करने का मतलब है कि उसमें जो कमी है, जो सुधार होना चाहिए था, उस चीज को शामिल किया जाता है। ठीक है? तो क्या है? संशोधित किया जाता है। उसके बाद क्या है कि समावेशन कहलाते हैं। इसी को समावेशन, समावेशन कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक अगर मनुष्य है तो कुछ सूचना यहाँ से लिया, कुछ सूचना यहाँ से लिया, कुछ सूचना यहाँ से लिया। मतलब वो खेती बाड़ी करता है तो इससे उसको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कहीं जा आ रहा है तो उससे भी ज्ञान मिल रहा है, किसी कार्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो उससे भी ज्ञान मिल रहा है, किसी बाजार से व्यापार से जुड़ा हुआ है तो उससे भी ज्ञान मिल रहा है। तो इस तरह से सूचनाओं का वो क्या कर रहा है? तो समावेशन कर रहा है, समाहित कर रहा है अपने अंदर, अपने अंदर उसको क्या कर रहा है? तो कहिए तो इकट्ठा कर रहा है, एकत्र कर रहा है। ठीक है? अब कहता है पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि सिद्धांत से रिलेटेड यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम से, यानी ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि का जो विकास जो है वो शुरू हो जाता है, यानी काम करना शुरू हो जाता है। अब कहता है प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्ति, जन्म के समय जन्मजात प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? जन्मजात प्रवृत्ति से क्वेश्चन आता है। जन्मजात प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही कुछ ऐसे आदत या कुछ ऐसे कौशल कहिए, तरीका कहिए, जो जन्म से ही उसके पास रहता है, उसको सिखाया नहीं जाता है। जैसे बच्चा रोने लगता है, हँसता है, तो रोना, हँसना, भूख लगना के बाद वो चिल्लाना, ये सब कुछ डर, भय, ये सब ऐसे प्रवृत्ति है जो जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है? यानी बाहरी दुनिया में बाहर आके, माँ के गर्भ से बाहर आके ये सब सीखा नहीं है। रोना तो कोई सिखाता नहीं है किसी को। तो ये ऐसे प्रवृत्ति क्या होता है? जन्मजात प्रवृत्ति। तो कहे हैं, इन्होंने बताया है कि बच्चे कुछ ऐसे जन्मजात प्रवृत्ति लेके आते हैं, ठीक है? एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रवृत्ति है जो जन्मजात है, तो किसी का विकास ज्यादा हो गया जन्मजात प्रवृत्ति का और किसी चीज का विकास दब गया। ठीक है? अब देखिए, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बहुत रोता है, तो बहुत रोता है तो आने वाले समय में उसका रोने का कारण पता रहता है, रोना कब है, क्यों रोना है, या ऐसे चीजों को वो जान लेता है, तो उसमें धीरे धीरे कमी। और कुछ ऐसा जैसे गुस्सा है, डर है, भय है, तो शुरू में बच्चा जो जब नवजात रहता है तो डर भय ज्यादा लगता है। जैसे जैसे उसका ज्ञान का विकास होता है, डर भय कमने लगता है। तो बहुत सारे जन्मजात प्रवृत्ति बढ़ते भी है और बहुत सारे घटते भी है। ठीक है? तो कहता है योग्यता, जैसे चूसना। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो जब वो दूध पीता है तो वहां चूसने का काम करता है, देखने का भी काम करता है। ठीक है? अब वस्तुओं को पकड़ने का काम, यानी कि पहले उसका जो मसल संरचना है वो, यानी कि आप कहिए तो वो हाथ जो है वो किसी चीज को शुरू में पकड़ नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो किसी चीज को पकड़ सकता है, चूस सकता है, चाट सकता है, ऐसा होने लगता है। और वस्तुओं तक
पहचान यानी वस्तुओं को पहचानने लगता है कि कौन पानी है, क्या दूध है, ठीक है, पेंसिल है क्या, या जानवर को भी पहचानने लगता है, बहुत चीज़ों को पहचानने लगता है। कहता है यादि को लेकर पैदा होता है, मतलब ये आप यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि बच्चा जो है जैसे चूसना। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि जब वो माँ का दूध पीता है, तो शुरू में तो वो उसको चूसना है, दूध कैसे है ये तो कोई सिखाता नहीं है। तो ये प्रवृत्ति कैसा है? जन्मजात प्रवृत्ति हुआ। इस चीज़ को कोई नहीं सिखाता है, यानी दूध पीने लगता है। देखना, अब देखने के लिए कोई तो नहीं सिखाता, आँख खुलता है, जन्म लिया, आँख खुला, उसके बाद देखने लगा, ये भी जन्मजात प्रवृत्ति है। वस्तुओं को पकड़ना, अब हम तो शुरू में उसको किसी चीज़ को ऐसा तो नहीं है कि देते हैं तब पकड़ता है, अगल-बगल का वो जब सोया हुआ रहता है तो बिस्तर को पकड़ने लगता है, किसी चीज़ को पकड़ने लगता है। तो ये पकड़ना भी क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है। वस्तुओं को पहचान वस्तुओं सॉरी हम गलत पढ़ दिए हैं, वस्तुओं तक पहुँचना है ना? पहचान नहीं है। ठीक है? ध्यान से नहीं देखे थे। वस्तुओं तक पहुँचना, यानी बगल में वस्तु रखा रहता है तो कोई ये नहीं कहता है उस टाइम में कि ले लो। वो धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रवृत्ति हैं जो जन्मजात होता है, जिसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे खुद ब खुद सीख के आते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है? अब कहता है कि अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बच्चों में सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो जन्म से ही है। हम किसी बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। यानी सीखने की प्रवृत्ति क्या है, इस बात से यही क्लियर होता है कि सीखने की प्रवृत्ति कैसी है, तो जन्मजात प्रवृत्ति है। हम या पेरेंट्स या टीचर्स या आस-पड़ोस के लोग क्या करते हैं, उस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, सुविधा देते हैं, वातावरण वैसा क्रिएट करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है और सीखते चला जाता है। कहता है परंतु जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ेगा। जैसे-जैसे बड़ा होगा, बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ते जाएगा। वो बहुत सारे चीज़ों से अवगत होगा, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों से मिलेगा, समझेगा, हर चीज़ों से सीखेगा, प्राकृतिक से सीखेगा, आस-पड़ोस के लोगों से सीखेगा, भाई-बहन से सीखेगा, शिक्षकों से सीखेगा। यानी ज्ञान का दायरा क्या होगा, बढ़ेगा और उनके जो जन्मजात प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का भी विकास होते चला जाएगा। ठीक है? तो चलिए आप इसको समझ रहे होंगे, आगे देखते हैं। कहता है और बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है कि दुनिया क्या है, ठीक है? पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, सूर्य क्या है, बारिश क्यों होती है, धूप क्यों होता है, ठीक है? कहीं बारिश हो रही है तो कहीं क्यों नहीं हो रही है, हर चीज़ों को समझने लगता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो कुछ ऐसे प्रवृत्ति जो जन्मजात प्रवृत्ति है, उसी को धीरे-धीरे विकसित करता है और जो वातावरण से सीखता है, जो अपने आस-पड़ोस से सीखता है, जो अपने परिस्थितियों से सीखता है, इस चीज़ को धीरे-धीरे क्या करता है, डेवलप करते चला जाता है। ठीक है? अब भाई वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि आप अगर यहाँ हैं, बिहार में हैं और आप इस परिवेश में, इस वातावरण से अनुकूलित है, यानी उसके अनुकूल चल रहे हैं। अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना पड़ जाए, किसी अन्य कंट्री में जाना पड़ जाए, तो वहाँ जाएँगे तो वहाँ के लिए आप नए रहेंगे, लेकिन उस परिस्थितियों को धीरे-धीरे समझेंगे, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, दैट मीन्स एडजस्ट कर लेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। ठीक है? यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके लिए एक नया वातावरण हुआ। पहले वो माँ के गर्भ में था। जब बाहर आया तो बाहरी दुनिया में आया, यानी बाहरी परिवेश में आया। इस परिवेश में वो अपने आप को क्या करता है, अनुकूलित करता है। और जब जानते हैं जब तक आप अनुकूलन की प्रक्रिया को नहीं अपनाएँगे, तब तक आप नहीं सीख पाएँगे। ठीक है? हम कहीं जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब जब एडजस्ट वहाँ कर लेते हैं तब सीखने लगते हैं। तो इसी तरह से बालक जब जन्म लेता है तो वो वातावरण में एडजस्ट करना सीखता है। आइए अब देखते हैं, कहता है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत पूछता है। ये जो पॉइंट लिखा गया है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा पूर्व ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान माने पहले से ज्ञान। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 10th पास किया,
अब क्लास 10th पास करके वो 11th में जाएगा, तो 11th का अब सब्जेक्ट कुछ बदल जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स में वो हार्डनेस आ जाएगा सिलेबस में। तो वो 10th में जो उसके पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान को आप पूर्व ज्ञान बोल सकते हैं। इस ज्ञान को आप पूर्व ज्ञान बोल सकते हैं। इसी से ये जोड़ के क्या करता है, 11th के सब्जेक्ट को या सिलेबस को समझ पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है तो उसके पास एकदम ये नहीं कह सकते कि कोरा कागज है, कुछ न कुछ उसमें जन्मजात प्रवृत्ति है, और उसी जन्मजात प्रवृत्ति के आधार पर वो एडजस्ट करता है और सीखता है। और इस चीज को क्या कहेंगे, देखिए, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जो हम जोड़ लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आत्मसातीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। आत्मसातीकरण यानी कि ये आत्मसातीकरण और अनुकूलन, ये बहुत बार ऑप्शन में आपको आएगा। तो अनुकूलन आप समझ गए कि नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना अनुकूलन हुआ, और पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को शामिल करना, नए ज्ञान को सीखना, क्या हो गया, आत्मसातीकरण हो गया। ठीक है, अब कहता है जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान, स्कीमा का मतलब क्या हो गया, ज्ञान है, में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे जो 10th में जो सीखा था वो तो सारा कुछ 11th में नहीं रहेगा, अब इसमें कुछ नया आएगा, कुछ परिवर्तित हो गया है, तो इसको भी समझेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या कहा गया है कि परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया, अब देखिए 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समायोजन आ गया, समायोजन, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। देखिए, समायोजन और आत्मसातीकरण और अनुकूलन, ये दोनों आप समझ गए हैं। अब समायोजन समझिए क्या है। तो समायोजन में क्या कहा गया है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा मतलब पुराना ज्ञान, ठीक है, में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, मतलब जो पहले से सीखा है। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम बना पाते हैं, मान लीजिए को मोबाइल को बना पाते हैं, तो मोबाइल को हमको जो सिखाया गया था उस आधार पर हम मोबाइल को बना देते हैं। खराब मोबाइल जो हो जाता है, आउट ऑफ डेटेड हो गया, चल नहीं पा रहा है, उसको हम बना देते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि जिस तरीका से बना रहा था, पता चला कि हमारे बगल में या हम कहीं गए तो एक उसके जो खास जो ट्रेनर थे, जो आप ये बोल सकते हैं, उसके जो इंजीनियर थे, उनको हमसे ज्यादा ज्ञान था। वो हम जिस प्रक्रिया से बनाते थे, उस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था, ज्यादा खर्च भी हो जाता था, कभी बन पाता था, कभी नहीं भी बन पाता था। लेकिन वो जो ट्रेनर थे, वो कम समय में, कम खर्च में और आसानी से बना दिए। तो अब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि अपने जो पहले वाला ज्ञान था उसमें परिवर्तन ले आएंगे, क्योंकि उनको हम देख लिए जो वो किस तरह से बना रहे हैं। तो उनके जो देखा हुआ चीज था, उनसे जो समझा हुआ चीज था, उसको अब हम अपने आप में ढालेंगे, और पुराना वाला जो चीज था उस तरीका को हटा देंगे, परिवर्तन उसमें ला देंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, समायोजन करेंगे। ठीक है, तो अनुकूलन अलग हुआ, आत्मसातीकरण अलग हुआ, समायोजन अलग हुआ। ये तीनों जो है आपके जो ये जो क्वेश्चन रहता है ये बाल विकास का, उसमें आप देखिएगा कि बराबर ये ऑप्शन में आता रहता है। अनुकूलन आएगा, आत्मसातीकरण आएगा, और ये समायोजन आएगा। अगर इस चीज तीनों चीजों को अगर क्लियर नहीं किए हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन गलती है। ठीक है, ये तीनों चीजों को आप समझ लिए हैं कि पहले के ज्ञान को बदल लेना, नया ज्ञान में आ जाना समायोजन हुआ, और बदलते हुए परिस्थिति में अपने आप को ढालना या अनुकूलन। ये बदलते हुए परिस्थिति और इसमें थोड़ा थोड़ा तालमेल खा रहा है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है, इस बात को आप जानिए। क्योंकि ये अनुकूलन अनुकूलन हम मान लीजिए आदमी अगर पानी में रहना शुरू कर देगा, पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो जाए, तो लेकिन उसका बॉडी वैसा है नहीं जो अनुकूलित होगा। तो जो बदलते हुए परिस्थिति में एडजस्ट होता है वो अनुकूलन हुआ। लेकिन पूर्व ज्ञान जो ओल्ड मेथड है आपका, उस मेथड को हटाते हैं और नए मेथड को लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो समायोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी उस कहिए तो जो बदलते हुए परिवेश है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से है, ज्ञान के क्षेत्र से है, उसमें हम पहले जो हमारा घिसा पीटा जो तौर तरीका था, उसमें बदलाव ला के नए चीजों को लाए हैं, वो समायोजन है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। कहता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की
अनुसार हमारे विचार और तर्क जो है उसको अनुकूलन के क्या है, तो भाग है, यानी इसके भाग है, कई भागों में इन्होंने बांटा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। कहा है संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। मतलब जो ये विकास जो होता है, ज्ञान का विकास जो होता है, एक क्रम में होता है। जिस तरह से शारीरिक विकास क्रम में होता है, वैसे ही ज्ञान का विकास भी एक स्टेप में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि क्रम के अनुसार होता है। संवेदी परक अवस्था है, अनुकरण है और स्मृति है एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। मतलब ये जो क्रम जो आते हैं वो संवेदी परक हो सकता है, अवस्था के अनुकूलन के आधार पर हो सकता है, मेमोरी बेस्ड हो सकता है और मानसिक निरूपण के आधार पर होता है। यानी कि आप अपने दिमाग को किस क्षेत्र में लगा रहे हैं इसके आधार पर हो सकता है। जैसे देखते हैं कोई फिजिक्स में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई सोशल साइंस में अच्छा होता है। तो जो जहाँ अपने मानसिक अवस्था को या मानसिक प्रवृत्ति को जहाँ ज़्यादा सेट किया है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा ले गया है, उसका विकास ज़्यादा हुआ है। ठीक है? अब आते हैं प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था, यानी पूछेगा कि प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कई भागों में बाँटा है, कितने भाग में? तो ये कभी-कभी पूछ देता है, तो ये जान लेना ज़रूरी है। 4 भागों में बाँटा है, ठीक है? अब इस 4 भागों में क्या-क्या कहा गया है? तो पहला है इंद्रिया जनित गामक अवस्था। इंद्रिया जनित गामक अवस्था में ज़्यादातर ज्ञान इंद्रियाँ काम करता है, ठीक है? जैसे देख रहे हैं जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष तो बच्चा 1 वर्ष में चलना शुरू करता है। इससे पहले अगर 0 है या 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, तो इसमें बॉडी का एक्टिविटीज़ जो है बहुत कम होता है, ठीक है? तो शुरू में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस अवस्था में वो किसका प्रयोग करता है? तो इंद्रिया जनित। तो यानी कि फर्स्ट जो स्टेज होगा ये 4 स्टेज में पहले का नाम क्या रहेगा? होता है कभी-कभी नाम भी पूछ देता है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उनका पहला चरण का क्या नाम है? किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका स्टेज भी आपको पूछेगा, तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे। ठीक है? कितने वर्ष के बच्चे शामिल होंगे? तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग से बच्चे ज़्यादा समझेंगे। ठीक है? तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या-क्या रखा गया है। कहा है मानसिक क्रिया इंद्रिया जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है, ज़्यादा चल नहीं पाता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसमें क्या है, मानसिक क्रिया क्या होता है? यानी किसी चीज़ को पकड़ेगा, ऐसे समझिए, किसी चीज़ को पकड़ेगा तो चाटेगा, चूसेगा, उसको दबाएगा, हिलाएगा, इस तरह का काम करेगा, निगल जाएगा, है ना? चाटना, चूसना, दबाना, निगलना, ये सब काम इसमें ज़्यादा हो, ठीक है? इसीलिए इसको रखा गया है, यानी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है। और कहता है भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, यानी वो बोल नहीं पाएगा, जो हमको भूख लगा है, हमको दूध पिलाओ, ऐसे तो बोल नहीं पाएगा। तो इसमें क्या करेगा? रोने लगेगा, तब माँ समझने लगती है कि इसको भूख लग गया है। अब कहता है इस अवस्था में व्यक्ति जो है, यानी बालक जो है, आँख का, कान का, नाक का, यानी आँख का, नाक से सोचता है। मतलब ये बॉडी का प्रयोग जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है? उसका प्रयोग करेगा और उससे वो अपने सूचना को अपने पेरेंट्स तक पहुँचाने का कोशिश करेगा, जिसमें आँख, कान, नाक ये सबसे काम करता है वो अपना। अब कहता है जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखता है, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। मतलब जिस चीज़ को, क्योंकि वो सोच तो नहीं पा रहा है अभी, वो कल्पनाओं की दुनिया में अभी नहीं है, ठीक है? वो जिस चीज़ को देखता है, जिसका फिगर स्केच सामने आता है, उसी चीज़ को समझता है, यानी गाय, भैंस, आदमी, वो कह सकते हैं घर, पेड़-पौधा, ये जिस चीज़ का पिक्चर उसके सामने आएगा, उस चीज़ को ही वो समझेगा कि ये अस्तित्व में है। बाकी चीज़ भूख, प्यास या रोना या दुःख, तकलीफ, हँसी-खुशी, ये ठंड, गर्मी, ये सब उसको फीलिंग नहीं होता है, उसको पता नहीं चलता है। वो नहीं कहेगा कि हमको चादर ओढ़ा दो, ठंड ज़्यादा लग रहा है, या ये नहीं कहेगा हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसा नहीं कह पाएगा। ठीक है? तो ये क्या करेगा? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग करेगा और जिस चीज़ का फिगर बनता है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर पर वो बिलीव करता है।
आते हैं इसमें क्या कहता है 0 से 2 में क्या होगा? तो कहा इस आयु में बालक की बुद्धि जो है उसके कार्य द्वारा व्यक्त होता है, मतलब वो जो काम करता है उसी से। अब 2 साल का अगर बच्चा है तो उसको बोलिएगा कुछ लाने के लिए, उठा के लाने के लिए, तो कैसे लाता है कि वहां उससे वहां पर जाके भाग जाता है, फिर उसको पटक देता है, क्या करता है। इस चीजों को वो जब करेगा उसके आधार पर आप जानेंगे कि बच्चों में कितना बुद्धि आया है, क्या वो सीख पाया है, क्या नहीं सीख पाया। उदाहरण के लिए कहा है चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई बच्चा अगर बड़ा सा ये चादर पर यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसको सोचेगा कि ये वो हाथ से अपना पैर से हाथ से भी और पैर से भी उसको खींचना शुरू करेगा चादर को, और इस वस्तु को अपने पास खींच लेगा। इस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो धीरे-धीरे उसमें भी ये सोचने समझने की शक्ति विकसित होने लगती है, और जिस तरह से उसका क्षमता है, जिस तरह से योग्यता है, उसके आधार पर वो काम करने लगता है। ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं, इस तरह की जो अवस्था है इसमें अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण का संबंध होता है। अनुकरण करने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि बच्चा शुरू-शुरू में तो बोल नहीं पाता है, जब लगभग साल भर का होता है तो 2-3 हरफी वाला शब्द बोलने लगता है, ठीक है? मामा, पापा ये सब बोलने लगता है। तो इस तरह से वो अनुकरण से सीखता है, ठीक है? यानी कि वो कोई उसको सिखा नहीं कहिए तो सिखाता नहीं है। वो जो आप लोग या हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग सिखाते भी हैं। आप लोग जो हम लोग बोलते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी के आधार पे वो क्या करता है, अनुकरण करते-करते सीख जाता है। उसमें स्मृति भी किसी चीज़ को याद करना, यानी कि डेली कौन आ रहा है, दूध कौन उसको पिला रहा है, इसका भी उसका याददाश्त आ जाता है कि दूध उसको कौन पिलाता है। इस तरह से उसका मानसिक विकास होते रहता है। अब दूसरा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये पूछेगा तो ये जेन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके दूसरी अवस्था में ये आ गए हैं, यानी दूसरा अवस्था है, जिसमें एज क्या रहेगा, 2 से लेकर के 7 वर्ष रहेगा। ये बराबर पूछा है, एज बराबर पूछते रहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का एज होता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का एज कितना होता है, तो 2 से लेकर के कितना होता है, 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब आगे कहता है इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं समझने और विभेद करने लगता है। मतलब आसपास की वस्तु, अब देखिए 2 साल के बाद देखिए 3 साल का है, अगर 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो अब तो वो जान जाएगा ना, जो कुत्ता किसको कहते हैं, बकरी किसको कहते हैं, घोड़ा किसको कहेंगे, गाय किसको कहेंगे, आम का पेड़ कौन है, ठीक है? वो लीची का पेड़ कैसा होता है, अमरूद का पेड़ कैसा होता है, 5-6 साल का बच्चा जानने लगता है। तो इस तरह से अब उसमें क्या होता है, विभेद करने लगेगा, अंतर करने लगेगा, पहचानने लगेगा, जो भी उसके आस-पड़ोस में, अगल-बगल में होगा। देखिए ये सारी चीज़ों को आप अपने परिवार के जो बच्चे हैं ना, उस पर भी रिसर्च करके जान सकते हैं। जिनके अपने बच्चे हैं, अपने परिवार में बच्चे हैं, उनको किताबी नॉलेज का कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। केवल आप ऐज और स्टेप याद कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ आप अपने परिवार से अगर जोड़ के समझेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करके उसमें समझेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ये सब चीज़। ठीक है? तो आगे देखिए। कहा है कि इस दौरान उनमें भाषा का विकास होता है। वो पहले लड़खड़ा के बोलता था, अब 2 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, तो बहुत कुछ बोलने लगेगा, समझने लगेगा, वो सेंटेंस भी बोलने लगेगा, 2, 4, 5 सेंटेंस को जोड़ के भी बोलने लगेगा। ये हो जाता है, और इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करने लगता है। मतलब पहले से जितना सीखा है ठीक है, अगल में बगल में गया तो वहां से कुछ सीख के आया, फिर कहीं गाँव के किसी भाग में गया तो वहां से कुछ सीख के आया। इसमें बच्चा तो स्कूल जाने लगा, 7 साल का हो गया है, तो 4 साल से ही स्कूल जाने लगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल इसमें तो स्कूल पढ़ रहा है वो। ठीक है, 3 साल में वो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है। तो अब क्या करेगा, उसमें सूचना को संग्रह करेगा। मतलब वो अगर स्कूल गया तो वहां क्या सीख के आया, उसको इकट्ठा करेगा। पड़ोस में गया तो वहां क्या सीख के आया, उसमें से इकट्ठा करेगा, और इस तरह से सूचनाओं को एक जगह करता है, अनुभवों को जोड़ता है, और वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने में क्या कर लेता है, तो योग्यता प्राप्त कर लेता है। मतलब अब छोटा मोटा समस्या को हल कर ले।
अब मान लीजिए कोई बिस्किट 5 रुपए में देता है, अगर उसके पास 3 रुपया है, तो वो 2 रुपए का व्यवस्था कर सकता है, किसी से ले सकता है, माँग सकता है, कहेगा कि 5 रुपया में मिलता है, हमारे पास 3 रुपया ही है, आप 2 रुपया दीजिए। इस तरह से व्यवस्था कर लेगा, यानी छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान कर लेगा। तो कहता है बच्चों में वस्तुओं, अस्थायित्व के गुणों, विचारों को अनुत्क्रमणीयता एवं केंद्रीकरण क्षमता का विकास हो जाता है। अब इसमें देखिए इस क्या कहता है, कहता है बच्चों में वस्तु अस्थायित्व, अस्थायित्व का मतलब कौन वस्तु कब तक रहेगा, किसका विनाश हो रहा है, कौन स्टेबल है, कौन विजिबल है, कौन नॉन विजिबल है, इस चीज को भी वो जानने लगेगा, उसके गुण के बारे में जानने लगेगा। ठीक है। और कहता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब जो पहले विचार था, अभी वाला विचार है, वो तालमेल बैठाने लगेगा विचार में। ठीक है। यानी तर्क शक्ति कहिए, उसको चिंतन शक्ति कहिए, इसका भी विकास होगा। केंद्रीकरण क्षमता मतलब कि सारे सूचनाओं को लाके, इधर का सूचना, इधर का सूचना, इधर का सूचना, सारे सूचनाओं को लाके एकत्रित करके जोड़ के समझने का कोशिश करेगा। इसी को कह सकते हैं केंद्रीकरण। मतलब हर तरह का जो हम चीजों को सीखे हैं, सबको, जैसे मान लीजिए कि आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जितना एंगल्स है सोचने का, जितना तरीका है सोचने का, सबको जोड़ते हैं और सबको अप्लाई करते हैं और तब समस्या का समाधान करते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चा करने लगेगा जब वो 2 से 7 के बीच का रहेगा तो। अब तीसरी अवस्था में आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से लेकर कै वर्ष के बच्चा, 11 वर्ष, यानी 7 से 11 वर्ष का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक माने आप समझ लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक कहने का मतलब है कि जब बच्चा किसी चीज का फिगर देखेगा, मूर्त रूप देखेगा, मूर्त रूप देखेगा तब वो समझेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी डिवाइस के बारे में, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसको समझाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं समझेगा, जब उसका हम फिगर उसको दिखाएंगे तब समझ में आएगा, तब वो सोचेगा, तब वो विचारेगा। इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। ऐसे यहाँ ही से बोल देंगे कि अमेरिका में इस तरह का एरोप्लेन चलता है, इस तरह का सिस्टम है, तो वो इसमें नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी तो वो देखा ही नहीं है। जब एरोप्लेन को नहीं देखा है तो हम अमेरिका और इंग्लैंड में बताएंगे इस तरह का चलता है, इस तरह का व्यवस्था है, तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस अवस्था में यानी कि बच्चे जब 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था में है, तो आपको समझाने के लिए, उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए, उसके किसी भी चीज को समझाने के लिए फिगर स्केच का। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। कहता है इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेदीकरण, यानी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, इस सारे चीजों को वर्गीकरण कर पाएगा। कब? 7 से 11 में। इससे पहले अगर 2 से 7 वाला में देंगे, तो मोटा को पतला कह देगा, पतला को मोटा कह देगा, छोटा बड़ा कुछ समझ में उसको ज्यादा भी नहीं आता है, विभेदीकरण सही से नहीं कर पाता है। अब कहता है क्या, वह उनका चिंतन अब और अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत करता है। अब जब 7 से 11, 11 से सॉरी, ये 7 से 11 में जब आएगा, तो अब उसका चिंतन शक्ति भी बढ़ गया है। अब कुछ भी बोलेगा तो तर्क के साथ बोलेगा। पहले कुछ भी बोल देता था, इस कहानी को उस कहानी से जोड़ देता था, कहाँ से ओ रहे कहाँ से छोड़ रहे वो पता नहीं चल पाता। लेकिन जब ये इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, तो वो उसका क्रमबद्धता, मतलब कहाँ शुरू करना है, कहाँ अंत करना है, किस चीज को बोलना है, क्या बोलना है, उस सारे चीजों पर वो विचार विमर्श, तर्क वितर्क करेगा, तब बोल पाएगा, तब आपको समझा पाएगा या समस्या का समाधान कर पाएगा। जैसे हम इसमें बोले थे, लंबाई चौड़ाई का पता होना, बड़ा मोटा छोटा, ये सब अंक इत्यादि का वो पता कर सकता है, चिंतन कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं इसमें, कहा भाषा पर ईश्वर पूर्ण पकड़, मतलब कि पकड़ हो जाता है पहले से ज्यादा। पहले जितना भाषा पर पकड़ था, मान लीजिए 2-4 सेंटेंस बोल पाता था, अब पूरा एक पैराग्राफ बोल पाएगा, पूरा एक पेज लिख पाएगा। वो बहुत चीजों को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर पाएगा, समझा पाएगा। क्योंकि 11 वर्ष में हो सकता है कि वो क्लास 5 में पढ़ेगा ना, क्लास 5 में, 6 में भी पढ़ सकता है। तो ये क्लास 5-6 में जब वो रहेगा, तो आराम से वो क्या करता है, वो ऋतु पर या फेस्टिवल पर या किसी चीजों पर लेख भी लिख सकता है। तो इस तरह से
ठीक है, इसमें विकास उसका ज़्यादा हो। अब आ गया है लास्ट वाला में औपचारिक या इसी को बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से लेकर के ऊपर तक होगा, ठीक है? यानी 11 से ऊपर यानी आप जान लीजिए पूरा ये किशोरावस्था है। तो इस अवस्था में क्या होगा? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर वाला में क्या करेगा ये? तो अब इसमें इसको अमूर्त चिंतन होगा, यानी जिस वस्तु को नहीं भी देखेगा, उस वस्तु के बारे में वो सोच सकता है, उस वस्तु को समझ सकता है, उस वस्तु को पहचान सकता है, उस वस्तु को या उससे रिलेटेड समस्या का समाधान कर सकता है बिना देखे हुए। आप यानी ये कह सकते हैं यहाँ बैठे हुए आप किसी दूसरे देश के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट्स या वहाँ के प्राकृतिक स्वरूप को समझाना चाहते हैं, वहाँ के व्यक्ति वस्तु के बारे में समझाना चाहते हैं, तो वो बच्चा यहाँ से भी समझ सकता है। कब? जब 11 से ऊपर होगा, यानी अमूर्त संक्रियात्मक में आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर यानी प्रौढ़ावस्था तक जाएगा और अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, यानी कि वो क्या करेगा? बिना कह सकते हैं कि बिना वस्तु को देखे हुए वो सोच समझ सकता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता जो है क्या है? संप्रेषणशीलता आ जाती है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कहिए तो बेहतर तरीके से आ जाता है। वो किसी भी व्यक्ति के साथ किस तरह से पेश आना है, कैसे उनसे वार्तालाप करना है, ये सारी चीजों को अब समझ पा रहा है। देखिए अब कहता है कम्युनिकेशन का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। अब वो प्रौढ़ावस्था में आ गया है कि उस किशोरावस्था के कहिए तो बीच भाव में है, या आप ये कह सकते हैं कि वो 15 साल का हो गया, 16 का है, 17 का है, 18 का है। तो इसमें क्या है, अब उसको तो वो भाषा की ऊंचाई को छू रहा है, वो किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है। अतः इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित, मतलब कि वो जो शुरू वाला अवस्था में था, सेकेंड वाला अवस्था में था, थर्ड, सब चीजों को जोड़ के अब सारे समस्याओं का वो उच्च स्तर से उसका क्या करेगा? संक्रियात्मक का निर्माण करता है, मतलब वो सभी चीजों को जोड़ सकता है और अमूर्त रूप से किसी भी समस्या का वो क्या कर सकता है? समाधान कर सकता है। मतलब यहाँ से बैठे हुए अगर किसी का मोबाइल खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, तो वो बताएगा इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। फ़ोन पे भी बताएगा, उस चीज़ को वो देख भी नहीं रहा है, तो यहाँ से भी उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये चीज़ है किसमें? तो अमूर्त वाले में। कहता है बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने, समाधान, निर्णय लेने, निर्माण करने, ये सारे समस्या का जो समाधान है वो आ जाता है। यानी वो बिल्कुल अब डिपेंड नहीं होके, इंडिपेंडेंट होके किसी चीज़ को सोच समझ सकता है। अब कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? शैक्षणिक महत्व क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? तो कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को आप जानते हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कहता है बालकों का मानसिक विकास धीरे-धीरे एक सोपान क्रम के अंतर्गत होते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ की चीज़ों को सीखा डायरेक्ट यहाँ की चीज़ों को सीखी। इसके अंतर्गत जो भी आएगा रास्ते में सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है? इसलिए बच्चों को का जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। मतलब जो वयस्क हो गया है, ठीक है? तो वयस्क हो गया तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। वो उनके अंदर थोड़ा-मोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो अभी बच्चे किशोरावस्था में हैं, उनका सीखने की जो गति होगी बहुत तीव्र होगी। वो उसको अगर गाड़ी चलाने के लिए सिखाना हो बहुत जल्दी सीख लेगा। कंप्यूटर सिखाना है तुरंत सीख लेगा, किसी भाषा को सिखाना है तुरंत सीख लेगा। लेकिन जिनका एज ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए 50 साल का हो गया, 60 साल का हो, उनको सिखाएँगे तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ भर चुके हैं और वो उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे। और यहाँ जो बच्चे जो 11 से ऊपर वाले बच्चे होंगे, उनको सीखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए अब इसमें कहा है कि पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसके शिक्षित करने हेतु योग्यता बनानी चाहिए। मतलब पहले बच्चा को देखिए कि उसका मानसिक विकास किस स्तर का है। बच्चा सीखने समझने के लायक है कि नहीं है। बच्चा किस चीज़ को सीख पाएगा, किस चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। अगर इस चीज़ को जान जाते हैं, तो आपको सिखाना बहुत आसान हो जाता है।
कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालकों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यानी बच्चे जब पूर्व संक्रियात्मक वाला है तो उसमें दृश्य वाला यानी कि खिलौना है, कॉपी किताब है, जो जिसमें चित्र बना हुआ है उस चित्र को, और जिसमें सुनाई भी देता है, आवाज भी है और दृश्य भी है, श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपका डिजिटल बोर्ड आएगा जिसमें साउंड भी है और पिक्चर भी है। ठीक है, लैपटॉप आएगा, वो टेलीविजन आएगा जिसमें साउंड भी है और पिक्चर भी है। ऐसे चीजों को अगर देते हैं तो उसका तार्किक शक्ति का या चिंतन का विकास बहुत तेजी से होगा। बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यानी बाल्यावस्था में भी अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो आगे और गड़बड़ होते चला जाएगा, इसलिए बाल्यावस्था पर ज्यादा ध्यान देना है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास हो। ठीक है, तर्क वितर्क कर पाए, यानी कि ऐसे ही बिना सोचे समझे ना बोल पाए। तो तार्किक विकास होगा, इसके लिए उसके सामने परिस्थितियों को रखना पड़ेगा, समस्याओं को देना पड़ेगा। अब कहता है वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उन्हें, यानी कि जो बच्चे समान रूप के हैं, ठीक है, समान है यानी कि सब 5 क्लास का है, तो 5 क्लास के बच्चों को हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे ग्रुप में बाँटेंगे। तो 2-3 ग्रुप में बाँट दिया, अब सबका काम अलग-अलग देंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, उसका चिंतन शक्ति का हम विकास करेंगे। ठीक है? तो अब ये लास्ट पेज है, कहा कि विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, विचार का आदान-प्रदान होगा। ग्रुप में रहेगा ना तो कुछ उससे सीखेगा, हाँ, यानी आप उससे सीखेंगे और उनसे आपसे भी बच्चे सीखेंगे, एक तरह से सीखेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, थॉट्स के माध्यम से तार्किक बुद्धि का विकास के अवसर देने चाहिए। यानी ग्रुप बनाइए, बच्चों का तर्क वितर्क कराइए, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए, और कहा बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का प्रयत्न अनुरत होनी चाहिए। मतलब जो चीज गड़बड़ कर दिया है, जिसमें वो गलती कर दिया है, तो उस चीजों को ज्यादा कोशिश कीजिए जो बच्चा खुद से उसको सुधारे। ठीक है, अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको हिंट्स दीजिए, उसको समझाइए। बच्चा खुद से अगर सुधारता है, समस्या का समाधान अगर खुद करता है, तो उसका सोचने समझने का यानी तार्किक विकास बहुत तेजी गति से होगा और किसी तरह का उसको समस्या तबाह या परेशान नहीं करेगा। उसका तार्किक विकास पूर्ण रूप से होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है इसको समझे हैं, और ये जान लीजिए सीडीपी में जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके लिए 2 नंबर फिक्स है, हर साल 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज को आप समझते होंगे जो ये कितना महत्वपूर्ण है, और इसके आधार पर हम अपनी समस्याओं को भी समाधान करेंगे। और इन्होंने अपने बच्चों पर जो सोचा है, समझा है, जो देखा है, इस तरह से बुद्धि का विकास हुआ है, उसी चीजों को इन्होंने रूपरेखा दिया है, लोगों के बीच में रखा है। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए द, ठीक है, पीसीपीसी, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ यही मिलेगा कि इस तरह का कोई भी वीडियो बनता है तो आपके पास पहले जाएगा और आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो कुछ ना कुछ विकास होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।